नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र के बारे में आपकी क्या सोच है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोग यही बोलेंगे कि समुद्र सभी जीव जंतुओं की माँ है, कि जीवन का आरंभ समुद्र से ही हुआ था। आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। रात के समय जब समुद्र से हवा आती है तो सिर्फ ठंड लेके नहीं आती, कुछ पुराने राज भी उसके साथ बहकर आ जाते हैं। आज मैं आपको एक क्रूज ट्रिप पे लेके चलने वाला हूँ, जो मुंबई से लक्षद्वीप जा रहा है। 4 दोस्तों ने एक क्रूज ट्रिप प्लान किया था, पर मंजिल तक सिर्फ साए ही पहुंच पाए। ये कहानी है एक समुद्री राज की, एक पुरानी भूली बिसरी लोक कथा जो कहती है समुद्र सिर्फ जीवन ही नहीं देता, बल्कि कभी कभी मौत भी भेंट कर देता है। मुंबई पोर्ट पे 4 दोस्त क्रूज के लिए रेडी हैं। अमन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, उसकी आवाज तेज और जोश भरी है। भाई, फाइनली लक्षद्वीप क्रूज ट्रिप यार, 2 हफ्ते के लिए काम वाम सब बंद, जस्ट सन, सी एंड स्वैग। देव हल्का सा घबराया हुआ है, उसकी आवाज में थोड़ा डाउट है और आंखों में अजीब सी चिंता। यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। कल रात को मुझे एक सपना आया जो मुझे समुंदर की गहराइयों में खींच रहा था। कुणाल हंसकर देव को चिढ़ाता है, तू और तेरे सपने, चिल कर। क्रूज का नाम भी तो रॉयल वाइब्स है भाई। ऋषि, जो हमेशा सब कुछ में लॉजिक ढूंढता है, वो सबका मजाक उड़ाता है और बोलता है, बस एक काम करना, किसी समुद्री चुड़ैल का नाम मत ले लेना, वरना देव तो वहीं बेहोश हो जाएगा। ये सुनकर सारे दोस्त हंस पड़ते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी अमन को क्रूज का हॉन्क सुनाई देता है और थोड़ी ही देर में एक आलीशान क्रूज उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो जब क्रूज बोट करते हैं तो उसकी चकाचौंध देख के हैरान हो जाते हैं। क्रूज घूमते और मौज मस्ती करते समय कब बीत गया ये पता ही नहीं चला, और रात होने को आ गई। जब रात हुई तो चारों दोस्तों ने ड्रिंक लेके छत पे जाने का फैसला किया। वहां की हवा में नमी थी और आसमान में चांदनी। और तभी कुणाल ने एक कहानी शुरू कर दी। उसकी आवाज थोड़ी सीरियस थी। तुम लोगों ने समुद्री डायन के बारे में सुना है? देव ने तुरंत रिएक्ट करा। उसकी आवाज थोड़ी हिली हुई थी, जैसे उसे डर लग रहा हो। वो कौन है? कुणाल धीरे से बोलता है, जैसे कोई राज की बात बता रहा हो। मेरे नाना कहते थे कुछ डायनें समुद्र में बस जाती हैं। उनका शिकार सिर्फ वो होते हैं जो उनकी आंखों में झांक लेते हैं। ऋषि फिर से हंस के बात को काट देता है, ओ प्लीज कुणाल, बस कर, ये सब नौटंकी है। लेकिन अमन अब थोड़ा इंटरेस्टेड था। क्या कहते हैं तुम्हारे नाना जी? कुणाल फिर बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में अब खौफ था। लक्षद्वीप के पास एक जगह है, राखद्वीप। वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ एक समुद्री डायन को जिंदा जलाया गया था और उसकी आत्मा समुद्र में उलझ के रह गई। ये कहानी सुनते सुनते और इधर उधर की बातें करते सारे दोस्त थोड़ा थका महसूस करने लगते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन रात के 2 बजे देव का अमन को कॉल आता है। उसकी आवाज़ बहुत डरी हुई थी और वो सबको अपने पास बुलाता है। जब सभी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो देव बोलता है कि केबिन 302 में कोई खड़ा था और उसका चेहरा नहीं था। अमन उसे इग्नोर करता है,
लेकिन कहता है चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ऋषि केबिन की तरफ देखता है। केबिन 302 तो लॉक्ड है यार, शायद कोई रह भी नहीं रहा इसमें। सब अपने कान लगाकर उस दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ समय में उन्हें उस कमरे से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो पानी में डूबकर कुछ बोल रही हो, वापस जाओ। सब डर से चिल्ला पड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उस रात चारों में से किसी को भी नींद नहीं आई, लेकिन अगली सुबह चारों ने उसे अपना वहम और एक बुरा सपना समझ के भुला दिया। लेकिन जैसे ही वो क्रूज के हॉल में पहुंचते हैं, वहां एक अलार्म बजता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी तरफ एक समुद्री तूफान आ रहा है। अटेंशन पैसेंजर्स, वी आर एक्सपीरियंसिंग टेक्निकल डिफिकल्टीज, प्लीज स्टे काम। डेव जीपीएस चेक करता है। मैप में देखो, ये क्रूज तो लक्षद्वीप से डाइवर्ट हो गया है। ऋषि को अब सच्चाई समझ आ जाती है। उसकी आवाज में घबराहट थी। हम राखद्वीप के पास आ गए हैं। कुणाल कहता है ये डायन चाहती थी कि हम यहां आए। अमन, गाइस देखो, समुद्र में कोई चल रहा है। वहां एक औरत काले कपड़ों में, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो समुद्र के ऊपर चल रही थी, जैसे वहां कोई जमीन हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो अमन के अलावा किसी को नहीं दिख रही थी। और उसके बाद अमन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है। जो उसने देखा वो सच था कि नहीं, ये चेक करने के लिए वो लाइफ बोट लेके समुद्र में कूद जाता है। काफी समय तक जब वो वापस नहीं आता तो उसके दोस्त काफी घबरा जाते हैं। वे उसे ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि अमन की लाइफ बोट क्रूज पर वापस लिफ्ट होकर आ जाती है। उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोट के पास जाकर देखते हैं तो वहां अमन का नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका फोन मिला जिसमें एक वीडियो था। एक औरत उसे समुद्र के बीच बुला रही थी। अमन, इधर आओ अमन। इसके बाद सभी दोस्त काफी घबरा जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि बोट पर जाकर वो पुलिस को अमन की सर्च करने को बोलेंगे और तब तक सब अपने अपने केबिन में ही रहेंगे और बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ऋषि और अमन की दोस्ती काफी गहरी थी। वो बचपन से एक दूसरे के साथ थे, तो जाहिर है ऋषि अमन के गायब होने से बहुत परेशान था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसके कमरे में अचानक समुद्र का पानी घुसने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पानी आया कहाँ से। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जा रही थी। धीरे धीरे पानी पूरे केबिन में भर जाता है और उस पानी में उसे वही औरत दिखाई देती है जो अमन को दिखी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वो एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ ऋषि से बोलती है, मेरी प्यास बुझाने के लिए शुक्रिया। वहां कुणाल और अमन का ऋषि का फोन ट्राई कर करके हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वो उसके दरवाजे पर जाते हैं और कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद जब ऋषि कोई जवाब नहीं देता तो वो कैप्टन को बुलाकर ऋषि का केबिन खुलवाते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उन्हें वहाँ ऋषि की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी मौत डूबने से हुई थी और उसके तलवों में भी समुद्र का पानी था।
लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि ऋषि के केबिन में समुद्र का पानी आया तो आया कैसे। कुणाल अब समझ चुका था कि अमन भी शायद जिंदा नहीं है, लेकिन देव ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। कुणाल के 2 जिगरी दोस्तों को एक ही दिन में उस श्रापित समुद्र ने उससे छीन लिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुणाल हमेशा अपने साथ एक जर्नल रखता था और अपनी सारी आपबीती वो उस जर्नल में लिखता था। उसने सोचा कि अगर वो ये सब अपनी जर्नल में लिखे तो शायद उसके दिमाग में इस परेशानी का कोई तोड़ आ जाए। वो अपना जर्नल निकालकर लिखना शुरू कर देता है। अपने दोस्तों की याद में उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका सारा दुख, उसकी सारी चिंता डर में बदल जाते हैं। जब उसका ध्यान उसकी कलम की स्याही पर जाता है जो नीली से लाल हो गई थी। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और जर्नल पर से अपना हाथ हटाने ही जा रहा था कि तभी उसके हाथों पर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं। क्या हुआ ये वो सोचता कि तभी कुणाल के हाथ पर एक हाथ आता है। उस हाथ को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको काफी सालों से पानी में सड़ाया गया है। उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि कुणाल का सांस लेना दूभर हो रहा था। वो हाथ अब धीरे धीरे कुणाल के पूरे शरीर पर काबू करने लगा। अब उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगी और उसे सिर्फ एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। और वो हाथ अब उसे जर्नल में कुछ लिखवाने लग गया। अब रात हो चली थी और देव ने काफ़ी घंटों से कुणाल को नहीं देखा था और अब उसे उसकी चिंता होने लगी थी। उसने काफ़ी देर तक कुणाल को ढूंढा, पर जब वो नहीं मिला तो उसका दिल जैसे मुंह को आ गया। वो सोचने लगा किस फूटी किस्मत में उन्होंने इस ट्रिप का प्लान बनाया। लेकिन तभी शिव के एक स्टाफ ने देव को कुणाल की जर्नल दी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी समुद्र के पानी से। ये देखकर देव का शक यकीन में बदलने लगा। उसने जब जर्नल खोला तो उसमें लिखा सब कुछ पानी की वजह से धुंधला हो गया था, सिवाय एक लाइन के जो थी वो लौट आई है राखदीप से। इसके बाद देव को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो खुली हवा में बाहर आ गया। लेकिन तभी उसे दूर समुद्र में किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई दी और वो सुनकर देव इतना मदहोश हो गया कि उसने उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। क्रूज पर जो बाकी लोग थे उन्होंने देव को रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे और अंत में देव समुद्र में कूद गया। और जब वो समुद्र में डूब रहा था तब उसे वही डायन दिखाई दी और उसने बोला, तुम लोगों को मेरा जिक्र नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अगली बार आप कभी क्रूज पर जाएं तो ध्यान रखिएगा, समुद्र सिर्फ लहरों का खेल नहीं होता। कभी कभी कुछ आंखें आपको देख रही होती हैं और आवाज़ें आपको सुन रही होती हैं और मौका पाके वो आपसे बोलती हैं, मैं देख रही हूँ। अगली बार जब समुद्र पे जाएं तो आंखों में मत झांकिएगा, कहीं आपकी रूह कभी वापस ना आ पाए। मिलेंगे अगली बार ऐसी ही अंधेरी रात में एक नए डर के साथ, एक नई कहानी के रूप में। तब तक चैन से सोइए अगर आप सो सके तो।